ध्वनिर्वर्णा पदम् वाक्यमित्यास्पदचतुष्टयम् यस्याः सूक्ष्मादिभेदे वाग्देवीं तामुपास्महे। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC प्रस्तुत करता है समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज के अंग सामाजिक समूह। ये कार्यक्रम MSW पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र भारत की सामाजिक संरचना और सामाजिक समस्याएं की दूसरी इकाई पर आधारित है। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सुनील गोयल। इस कार्यक्रम का ध्वनांकन, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया है अमर बहादुर यादव ने। तो लीजिए सुनिए ध्वनि कार्यक्रम समाज के अंग सामाजिक समूह। मित्रों, समाज के अंग सामाजिक समूह विषय पर इस रेडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। सामाजिक सामूहिक कार्य में समूहों की क्या भूमिका होती है? सामाजिक सामूहिक कार्य में समूह किस प्रकार से अपना योगदान दे सकता है? इन्हीं मुख्य बातों पर केंद्रित है आज का यह रेडियो लेक्चर। सामाजिक सामूहिक कार्य प्रणाली समूह के माध्यम से सेवार्थियों को सेवा प्रदान करती है। सामाजिक सामूहिक कार्यकर्ता तथा संस्था दोनों के लिए समूह एक आवश्यक साधन एवं यंत्र का कार्य करते हैं, जिसको उपयोग में लाकर वे अपने अपने उद्देश्यों को भी प्राप्त कर सकते हैं। सामाजिक संस्था के अंतर्गत अनेक समूह होते हैं जो सामाजिक सामूहिक कार्य प्रणाली का उपयोग अपनी कार्य पद्धति में करते रहते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के लिए इन समूहों का ज्ञान होना अत्यंत ही आवश्यक है। कुछ समूह तो स्थायी रूप से संस्था के अंग होते हैं तथा कुछ अस्थायी रूप से संगठित किए जाते हैं। कुछ समूह आकार में काफ़ी छोटे होते हैं। उनकी सदस्य संख्या 7, 8 या 12 तक हो सकती है तथा दूसरे आकार में बड़े होते हैं। उनकी सदस्यों की संख्या 50 तक भी हो सकती है। कुछ समूह बहुत संगठित होते हैं और उनके तौर तरीके तथा नियम निश्चित होते हैं। दूसरे इतने संगठित नहीं होते एवं उनका संगठन औपचारिकता पर ज़्यादा निर्भर करता है। कुछ समूहों के कार्यक्रम बिल्कुल निश्चित होते हैं तथा कुछ समूहों में अधिकांश कार्यक्रम सामान्य होते हैं। प्रश्न यह उठता है कि क्या ये सभी प्रकार के समूह सामाजिक सामूहिक कार्य के समूह हैं? सामाजिक सामूहिक कार्य प्रणाली का विकास करने वालों ने सामूहिक कार्य को एक विशेष प्रकार के समूह के साथ, जिसका आकार छोटा, घनिष्ठ संबंध तथा जिसमें एक उम्र व योग्यता के सदस्य होते हैं, कार्य करना बतलाया है। उनका यह विचार इस तथ्य पर आधारित है कि लघु, घनिष्ठ, परिचयपूर्ण तथा मित्र भाव पर आधारित समूह व्यक्तित्व विकास में अधिक प्रभावकारी हो सकते हैं। यह कथन भी सत्य है, परंतु केवल लघु समूह ही ऐसा समूह नहीं है जिनके साथ सामाजिक सामूहिक कार्य प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। सामाजिक संस्थाओं में उन समूहों के साथ सामूहिक कार्य के तरीके का उपयोग किया जा सकता है जो व्यक्तियों की मान्य आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए संगठित किए जाते हैं और वे इस प्रकार से संगठित होते हैं जिससे उनके सदस्य अपने उत्तरदायित्वों को अधिकाधिक स्वीकार करते हैं तथा उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए मानसिक, सांवेगिक
तथा शारीरिक रूप से भी तत्पर होते हैं। समाज कार्य के विद्यार्थी के बतौर हमारा यह कर्तव्य बन जाता है कि हम सामाजिक समूहों को मानसिक, सांवेदिक तथा शारीरिक रूप से उत्साहित करें। सामाजिक सामूहिक कार्य समूह केवल समूह की विशेषताओं पर ही निर्भर नहीं होता। कार्यकर्ता तथा संस्था भी एक आवश्यक कारक है। प्रारंभिक अवस्था में समूह के लिए संगठन बहुत ही सरल तथा औपचारिक होना चाहिए। समूह की संरचना सदस्यों की आवश्यकताओं तथा रुचियों पर आधारित होनी चाहिए। तभी वे समूह के साथ अपनापन महसूस करेंगे तथा कार्यक्रम को अपना कार्यक्रम समझेंगे। धीरे धीरे संगठन जटिल होता जाएगा तथा सामूहिक कार्य प्रणाली का उपयोग बढ़ता चला जाएगा। सामाजिक कार्यकर्ता प्रारंभिक अवस्था में समूह सदस्यों को केवल मनोवैज्ञानिक आधार पर समूह को समझने में सहायता करता है। मुख्य रूप से यदि संस्था तथा सामाजिक कार्यकर्ता का उद्देश्य समूह को आत्म कार्यात्मक यानी कि सेल्फ ऑपरेटिव बनने में सहायता करना है तो सामाजिक समूह कार्य प्रणाली का उपयोग किया जा सकता है। आइए अब हम यह जानते हैं कि सामाजिक सामूहिक कार्य के समूह की क्या क्या मुख्य विशेषताएं होती है। इन विशेषताओं में सबसे प्रमुख है समूह का आकार छोटा होना चाहिए, जिससे समूह के सदस्य एक दूसरे को भली भांति रूप से समझ सके तथा सामूहिक कार्य प्रणाली में अपनी भूमिका समझने तथा पूरी करने में समर्थ हो सकें। समूह इतना छोटा हो जिससे सामूहिक कार्यकर्ता सदस्यों को व्यक्ति के रूप में समझ सके और सदस्य भी कार्यकर्ता को पूर्ण रूपेण जान सके। अब प्रश्न यह उठता है कि समूह को कितना लघु होना चाहिए। इसका उत्तर भी कार्य स्थिति पर निर्भर होता है। सामाजिक कार्य सदस्यों की मनोसामाजिक विशेषताएं भी समूह के आकार को निश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कुछ व्यक्तियों को तो 4 या 5 सदस्यों के समूह में वास्तविक रूप से भाग लेने में कठिनाई महसूस होती है, परंतु 15 या 20 सदस्यों के समूह में वे भली भांति प्रकार से प्रभावात्मक तथा कार्यात्मक संबंध स्थापित कर लेते हैं और अपनी भूमिका निभाने में पूर्ण रूप से सफल होते हैं। दूसरी तरफ कुछ व्यक्ति इतने बड़े समूहों के साथ संबंध स्थापित नहीं कर सकते तथा समूह में अपनापन नहीं जोड़ सकते। वे छोटे समूह में क्रियात्मक अनुभव प्राप्त करने में रुचि रखते हैं तथा मानसिक एवं सांवेगिक सुरक्षा का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यकर्ता की कार्यात्मक शक्तियों में भी अंतर होता है। उनमें अनुभव, ज्ञान, निपुणता तथा प्रविधियों में भी अंतर पाया जाता है। जो सामाजिक कार्यकर्ता अधिक अनुभवी एवं कुशल होता है वह अधिक बड़े समूह के साथ भी कार्य कर सकता है, परंतु यदि एक नया कार्यकर्ता इस स्थिति में कार्य करने जाता है तो वह कार्य नहीं कर सकता। उसके लिए छोटा समूह अधिक उपयुक्त होता है। अतः समूह का आकार इन विशेषताओं को ध्यान में रखकर ही निश्चित करना चाहिए। यहाँ पर समाज कार्य के कार्यकर्ता एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। सामाजिक कार्य के समूह में घनिष्ठता का होना भी अनिवार्य समझा जाता है। समूह सदस्यों में एक निश्चित शर्त अवश्य होनी चाहिए जिससे वे एक निश्चित समय के लिए एक साथ बंधे रहें, अर्थात समूह के कार्य करने की अवधि निश्चित ही सुनिश्चित होनी चाहिए। क्रियाओं की रूपरेखा का विवरण हो तथा नवीन एवं विभिन्न ज्ञान प्राप्त करने की स्थितियों का भी स्पष्टीकरण पर्याप्त होना चाहिए। जिस कार्य के लिए समूह संगठित हुआ है उसका स्पष्ट अर्थ सदस्यों को भी मालूम होना चाहिए, चाहे उद्देश्य किसी समस्या के निवारण के लिए हो अथवा नवीन अनुभव प्राप्त करने के लिए हो। अवधि अवश्य ही निश्चित होना चाहिए। सामाजिक सामूहिक कार्य में कुछ औपचारिक अथवा अनौपचारिक संगठन अवश्य होना चाहिए जिससे सदस्य उद्देश्यों तथा कर्तव्यों के पालन में एक मत हो सके तथा प्रणालीबद्ध नियम के आधार पर काम कर सके। इसके साथ ही साथ संगठन
सामूहिक निर्णय के उत्तरदायित्व को स्वीकार करने के लिए भी आवश्यक होता है। यदि समूह सदस्य उत्तरदायित्व चाहते हैं एवं इसके लिए समर्थ हैं और अपनापन महसूस करते हैं तो वह समूह सामाजिक समूह होता है। समूह में सदस्यों के प्रवेश एवं चयन की एक निश्चित पद्धति होती है। समूह सदस्य इन शर्तों को मानते हैं कि जिसके कारण सामाजिक नियंत्रण की उत्पत्ति होती है तथा समूह अपने आचरण के उत्तरदायित्वों को ग्रहण करता है, अर्थात समूह पर सर्वमान्य नियंत्रण लगाता है जिसको वे दबाव को नहीं मानते। प्रवेश नियमों तथा कानूनों का निर्धारण संस्था की सहायता से एवं अनुमति से ही होना चाहिए तथा संस्था की नीतियों को भी ध्यान में रखना चाहिए। सामाजिक समूह की सीमाएं अवश्य ही निश्चित होनी चाहिए तथा उन सीमाओं से सदस्य भलीभांति रूप से परिचित होना चाहिए। यहाँ पर समाज कार्य के कार्यकर्ताओं का भी एक परम कर्तव्य सामने आता है कि वे समूह के सभी सदस्यों से व्यक्तिगत रूप से जाकर मिलें एवं उन्हें अपने कर्तव्यों के बारे में, अपनी सीमाओं के बारे में जागरूक करें। सामाजिक सामूहिक कार्य में समूह संस्था तथा कार्यकर्ता को स्वीकार करने के लिए योग्य तथा इच्छुक हो। समूह सदस्य ऐसे कार्यकर्ता की अनिवार्यता को स्वीकार करते हैं जो संस्था के साथ कार्य करने के लिए स्वतः ही इच्छुक हो और इन आवश्यक घटकों के साथ सहयोग तथा संबंध स्थापित करने के लिए हमेशा तत्पर एवं तैयार हो। इस संबंध के आधार पर वे संस्था के दीर्घ उद्देश्यों का समर्थन प्रदान करते हैं तथा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में सहायता करते हैं। संस्था ही वास्तव में समूह को कार्य करने की पृष्ठभूमि तथा पर्यावरण प्रदान करती है जिसके अंतर्गत वह अपने सदस्यों को सेवा प्रदान करती है। इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि समूह को अपना कार्यक्रम तथा क्रियाएं संस्था की इमारत में ही करनी चाहिए, परंतु वह इतनी दूर भी नहीं होना चाहिए जिससे संस्था को कार्यात्मक संबंध स्थापित करने में भी कठिनाई का सामना करना पड़े। समूह को संस्था के निकट ही रहना चाहिए तथा कार्य करने में समाज कार्य के कार्यकर्ताओं को आसानी होनी चाहिए। सामाजिक सामूहिक कार्य समूहों की वर्णित अभी सभी विशेषताओं को एक दूसरे से अंतः संबंधित भी किया जा सकता है। किसी भी विशेषता को अलग करके नहीं देखा जा सकता। वे एक संपूर्णता में कार्य करती हैं, न कि अलग अलग होकर। समूह के साथ सामाजिक कार्य समूह प्रणाली किसी निश्चित नियम या कानून के आधार पर कार्य नहीं करती। उनमें समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं। समूह की प्रकृति तथा परिस्थिति जिसमें वह कार्य करता है बहुत कुछ सामाजिक सामूहिक कार्य प्रणाली के तत्वों के उपयोग को निश्चित करती है। अर्थात समूह में सामाजिक कार्यकर्ता समाज कार्य के कार्यकर्ताओं की निपुणता, उसकी योग्यता, कार्य स्थिति तथा सामुदायिक पर्यावरण पर निर्भर होती है। आइए, विकास क्या होता है, समूह का ज्ञान विकास में क्यों जरूरी होता है तथा समाज कार्य के कार्यकर्ता इसमें अपनी भूमिका किस प्रकार से निभा सकते हैं। समूहों तथा व्यक्तियों में अंतर होता है। व्यक्ति तथा समूह एक दूसरे से भिन्न होते हैं। व्यक्तियों से समूह का निर्माण होता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है, परंतु वे एक दूसरे से संबंधित भी होते हैं और एक साथ कार्य भी करना चाहते हैं। समूह में वैयक्तिक व्यक्तिवाद की जटिलता भी पाई जाती है। इनकी उपस्थिति में वह कार्य करता है जब कई व्यक्ति एक साथ कार्य करने के लिए समूह का निर्माण करते हैं, तो इस एकत्रता का क्या तात्पर्य होता है? इस एकत्रता को आखिर हम क्या कहते हैं, इसको भी जानना अत्यंत आवश्यक है। साधारण रूप में समूह अति जटिल सामाजिक संगठन है जिसमें परिवर्तन तथा विकास इसलिए होता है कि व्यक्ति एवं समूह में नियंत्रण एवं निरंतर परिवर्तन होता रहे। आकस्मिक निरीक्षण समूह की केवल बाह्य विशेषता को जान पाना ही आवश्यक नहीं है। उदाहरण के लिए संख्या, औसत, उम्र तथा शारीरिक बनावट
आदि का वर्णन ही आवश्यक नहीं है, वह कार्य करने की स्थिति से भी अवगत हो सकता है। सदस्यों की स्थिति तथा उनकी एक दूसरे के प्रति प्रतिक्रियाओं को भी जानना अत्यंत ही आवश्यक है। सारांश में हम यह कह सकते हैं कि वह जान सकता है कि समूह किस प्रकार और क्या क्रियाएं करता है। यद्यपि यह बातें जानना रुचिकर तो है ही, तथा अन्य बातें जानने से पथ प्रदर्शन भी होता है, परंतु वे समूह से संबंधित अधिक ज्ञान प्रदान नहीं कर सकती। समूह की गतिशील विशेषताओं को जानना यद्यपि बहुत ही कठिन है, परंतु दूसरी तरफ आवश्यक भी है। समूह विकास के इन कारकों को कार्यकर्ता के लिए जानना आवश्यक होता है, जिससे वह अपनी भूमिका का मूल्यांकन उचित प्रकार से कर सके तथा समूह सदस्यों का विकासात्मक इकाई के रूप में ज्ञान प्राप्त कर सके। उसके लिए यह जानना भी आवश्यक होता है कि किन किन कारणों से समूह सदस्य समूह को चाहते हैं, समूह का क्या उपयोग करते हैं, सामूहिक कार्य में किस सीमा तक भाग लेते हैं, समूह के विषय में व्यक्ति क्या कहते हैं तथा वे अपनी मनोवृत्ति को किस प्रकार स्पष्ट एवं प्रकट करते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता को स्वीकृति एवं अंतरों को भी जानना आवश्यक है तथा सदस्यों की स्थिति से भी उन्हें अवगत होना चाहिए। कुछ सदस्य समूह के जीवन के लिए आवश्यक तथा आधार होते हैं, दूसरे कम आवश्यक होते हैं। कुछ दूसरों से संबंध स्थापित करने की कम क्षमता रखते हैं तथा संबंधों के विकास में सहायता चाहते हैं। कुछ अधिक अवसर चाहते हैं तथा उन्हें दूसरों को अवसर देने की इच्छा रहती है। कुछ अनावश्यक रूप से कार्यकर्ता की सहायता चाहते हैं। इन सभी बातों का ज्ञान सामाजिक कार्यकर्ता के लिए आवश्यक होता है। समूह के सदस्यों की स्वीकृति के लिए उन्हीं बातों को मानना चाहिए जो समूह के लिए हितकर होता है तथा जिन्हें समूह मान्यता भी प्रदान करता है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो समूह की शक्ति में अंतर आ जाएगा और अंततोगत्वा ऐसे सदस्यों को वह अस्वीकृत कर देगा। सामाजिक कार्यकर्ता को समूह से अवगत होने के लिए व्यक्तियों के अंतः संबंधों का ज्ञान भी होना अति आवश्यक है। अंतर व्यक्तिगत संबंधों के गुण एवं उसकी विशेषताएं समूह के लिए आवश्यक नियम एवं आधार प्रस्तुत करती है, जिनसे वह बंधा भी होता है। कार्यकर्ता समूह की रुचि एवं उद्देश्य के प्रत्यय को समझने का प्रयास भी करता है। उसके लिए समूह के उद्देश्य जैसे समूह द्वारा परिभाषित होते हैं जानना आवश्यक होता है तथा उसको जानने के लिए वह भरसक प्रयत्न भी करता है। यह समूह के प्रवेश तथा निष्कासन के नियमों से भी परिचित होता है। सामूहिक चेतना के स्तरों का ज्ञान उसके लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें साधारण से जटिल की ओर प्रभाव होता है। एकता, शक्ति, कार्य करने की क्षमता, मनोबल तथा ज्ञान स्तर का अध्ययन करना सामाजिक कार्यकर्ता के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। समूह के प्रकार तथा संगठन की विशेषता तथा उसके नियम, निर्णय करने की विधि एवं कार्यान्वयन की शर्तें आदि बातों का ज्ञान भी समाज कार्य के कार्यकर्ताओं के लिए अति आवश्यक है। समूह जिससे कार्यकर्ता संबंधित होता है के अतिरिक्त अन्य समूह उस संस्था के अंतर्गत तथा बाहर भी कार्यरत होते हैं। इसके अतिरिक्त सदस्यों का संपर्क अन्य विशेष सामाजिक संगठनों से भी होता है। इन सभी बातों एवं कारकों का प्रभाव संपूर्ण समाज पर पड़ता है, संपूर्ण समूह पर पड़ता है। संस्था में समूह का एक दूसरे से संबंध तथा समुदाय में उनकी स्थिति बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि बहुत से सदस्य अनेक भूमिका का निर्वहन करते हैं तथा उनके संबंधों में भी विभिन्नताएं होती है। कार्यकर्ता यह भी जानने में रुचि रखता है कि समूह किस गति से कार्य करता है, समूह की कार्य करने की गति क्या है, समूह किस गति से विकास कर रहा है, समूह कितना मजबूत है, कितना शक्तिशाली है या उसमें विघटन हो रहा है। इस विघटन एवं संगठन की प्रक्रिया को एक
निश्चित अवधि के अध्ययन के पश्चात ही समझा जा सकता है। कार्यकर्ता इसको भी जानने का प्रयास करता रहता है तथा उनको यह जानने का प्रयास भी करना चाहिए कि समूह में उसकी उपस्थिति से समूह के सदस्य कैसा महसूस कर रहे हैं। वह समूह के रुचिकर कार्यक्रमों से अवगत होता रहता है तथा उसकी अन्य विशेषताओं का भी धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करता है। वह समूह की शक्तियों, क्षमताओं तथा कमियों का भी ध्यान रखता है। इसके पश्चात हमें यह भी जानना बहुत आवश्यक है कि सामूहिक विकास का स्तर क्या होता है। सामूहिक विकास का स्तर हम किसे कहते हैं? यह समूह के लिए किस प्रकार से आवश्यक है? जैसा कि सभी को विदित है, समूह एक गतिशील इकाई होती है। इसमें निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। कार्यकर्ता समूह सदस्यों की इच्छाओं एवं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है, जिससे वे उद्देश्य प्राप्त करने की दिशा में प्रयास करते हैं। अतः समूह कई स्तरों से गुजरता है। कार्यकर्ता समूह के साथ वर्तमान विकास के स्तर से कार्य प्रारंभ करता है तथा समूह की इच्छाओं एवं योग्यताओं के मधुर संबंधों के साथ तीव्र गति से प्रगति करता रहता है। इस सिद्धांत के आधार पर अब यह प्रश्न उठता है कि हम किस प्रकार से समझें कि समूह विकास के स्तर पर कार्य कर रहा है अथवा नहीं। कहने का तात्पर्य हमारा यह है कि समाज कार्य के कार्यकर्ता को यह समझ कैसे आए कि समूह विकास के किस स्तर पर कार्य कर रहा है। हम किस प्रकार से यह जानें कि वर्तमान समय में समूह क्या कार्य करने के लिए उपयुक्त है। हम किस प्रकार से समझें कि समूह आगे बढ़ने के लिए तैयार है अथवा नहीं। कार्यकर्ताओं के लिए यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता समूह विकास के उन कई स्तरों को नामांकित कर सकता है जिससे सामाजिक सामूहिक कार्य गुजरता है। प्रारंभिक अवस्था में समूह अधिकांशतः व्यक्तियों को एकत्रित होने के गुणों का प्रदर्शन करता है, न कि समूह जैसे गुणों का प्रदर्शन। अतः इस स्तर को पूर्व समूह स्थिति या स्तर कह सकते हैं। यद्यपि इसका यह प्रमाण है कि ये व्यक्ति कुछ समय में समूह की विशेषताओं को ग्रहण कर लेंगे, लेकिन इस स्तर पर सामूहिक चेतना, जिसे हम ग्रुप कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, बहुत ही भिन्न होती है। व्यक्ति अपनी अपनी बातों में रुचि तो लेते हैं, परंतु कार्यकर्ता उन सदस्यों या व्यक्तियों में एक इच्छा को उत्पन्न करता है और यही समूह होने की प्रथम विशेषता है। जैसे जैसे एक उद्देश्य, एक इच्छा या एक आवश्यकता की उत्पत्ति होती है, वैसे वैसे सामूहिकता की भावना बढ़ती जाती है। बाद के स्तरों में समूह घनिष्ठ सामूहिक भावना को उत्पन्न करता है। यह सामूहिक भावना समूह की दशाओं पर भी निर्भर होती है। जिन स्थितियों तथा परिस्थितियों में समूह कार्य करता है, उसी में सामूहिक भावनाएं फलती फूलती है। एक निश्चित अवधि के पश्चात अधिकांश समूह धीरे धीरे विघटित होने लगते हैं। कार्यकर्ता यदि समूह के साथ स्वस्थ तरीके से कार्य करना चाहता है तो उसको इन स्तरों का अध्ययन निरंतर करते रहना चाहिए। समूह के जीवन में कार्यकर्ता एक आवश्यक अंग है। वह चेतन या अचेतन स्तर पर समूह विकास के स्तरों का निर्णय करता रहता है। अतः उसको आवश्यक रूप से इन स्तरों का ज्ञान होना आवश्यक है। अब प्रश्न यह उठता है कि कार्यकर्ता के पास ऐसे कौन से यंत्र, ऐसे कौन से साधन होते हैं जिनके द्वारा वह समूह विकास के स्तरों का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, या किन विधियों से समूह विकास के स्तरों का सही निर्णय कर सकता है। इसका केवल एक ही तरीका है जिसके द्वारा वह समूह विकास के स्तर का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। वह तरीका है समूह सदस्यों के सामूहिक तथा वैयक्तिक रूप से व्यवहारिक प्रत्युत्तर को जानकर सामाजिक कार्यकर्ता यह बात का ज्ञान कर सकता है कि समूह किस स्तर से गुजर रहा है अथवा उसका वर्तमान स्तर क्या है। समूह विकास के स्तर की विभिन्नता के अनुसार सामूहिक कार्यकर्ता की भूमिका भी भिन्न भिन्न होती है। कार्यक्रम भी स्तर के अनुसार आयोजित किए जाते हैं तथा अनुभवों में वृद्धि होती है। प्रश्न है, समूह की स्थिति में कार्यक्रम किस प्रकार के आयोजित किए जाए
जिससे सदस्यों में रुचि बढ़े। यहाँ पर समाज कार्य के विद्यार्थियों का एक महत्व इस दृष्टिकोण से भी बढ़ जाता है, क्योंकि वे समाज कार्य के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन करते रहते हैं, विभिन्न सिद्धांतों से भली भांति परिचित होते हैं, तो वे किस प्रकार के कार्यक्रम समूह के सदस्यों के मध्य आयोजित करें ताकि उनकी सामूहिक भावना का विकास हो। संगीत, खेल, ड्रामा तथा इसी प्रकार के कार्यक्रम लाभदायक होते हैं तथा सामूहिकता की भावना से का भी इनसे विकास होता रहता है। इस स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण का उत्तरदायित्व मुख्यतः कार्यकर्ताओं का ही होता है, क्योंकि समूह का कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। वह केवल लघु क्रियाओं को संपन्न करता है जिससे अधिक से अधिक सदस्य भाग ले सकें तथा भाग लेने की दर में भी अधिकता हो। कार्यकर्ता समूह की सहायक संस्था से अवगत होता रहता है। वह समूह को साधनों एवं स्रोतों से अवगत कराता है। समूह संस्था के उद्देश्य तथा स्वयं के उद्देश्यों के विषय में ज्ञान प्राप्त करता रहता है। सदस्य एक दूसरे से अपने अपने अनुभवों के विषय में बातचीत भी करते हैं तथा संपर्क भी बढ़ाते हैं। इस प्रकार सामाजिक कार्यकर्ता समूह की एक रुचि का पता लगाता है और भविष्य के लिए निर्देशन का पथ भी निर्धारित करता है, जिसे सामाजिक कार्य समूह स्वीकार भी करता है। जब व्यक्ति कई बार एक साथ एकत्रित हो लेते हैं, साधारण कार्यक्रमों में भाग ले लेते हैं, तो सामूहिक विकास के लक्षण स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगते हैं। विकास के स्तर जिनसे समूह गुजरता है सदैव परिवर्तनकारी होते हैं। प्रत्येक विकास स्तर दूसरे स्तरों से विभिन्न तरीकों से अंतः संबंधित होता है। अतः जब वैज्ञानिक रूप से समूह के सदस्य बनते हैं तब उनका निर्धारण भी करना अत्यंत ही कठिन होता है। यह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं होती। साधारणतया सामूहिक विकास के लक्षण इस प्रकार से हो सकते हैं। सदस्य अधिकाधिक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, रुचि को प्रदर्शित करते हैं, एक निश्चित स्थान पर तथा निश्चित समय पर मिलते हैं तथा निर्णय भी निश्चित ही लेते हैं, औपचारिक संगठन का विकास करते हैं तथा समूह के कार्य का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करते हैं। इसके पश्चात वे समूह को अपना समूह कहने लगते हैं, हमारा समूह कहने लगते हैं। हम की भावना का विकास उनमें हो जाता है। बातचीत में अपने समूह का उदाहरण देते हैं तथा अपनत्व को महसूस करते हैं। उनकी चिंता कम हो जाती है तथा सदस्य एक दूसरे के संपर्क में आने से अधिक अच्छाई को महसूस करने लगते हैं। उन्हें संबंध स्थापन में सुख मिलता है तथा अहम की संतुष्टि होती है। सामाजिक कार्यकर्ता से भी वे आसानी से संबंध बना लेते हैं। वे समूह का विशेष नाम रखने का भी प्रयास करते हैं, जिससे परिचय आसानी से दिया जा सकता है। संपूर्ण समूह में सदस्यों के प्रत्युत्तर अधिक उत्साही होते जाते हैं तथा वे समूह की गतिविधियों में अधिक से अधिक भाग लेने लगते हैं। उनके भाग लेने का क्षेत्र भी बढ़ जाता है। कुछ व्यक्ति नेतृत्व का उत्तरदायित्व भी ग्रहण करने लगते हैं तथा निश्चित तौर पर समाज कार्य के विद्यार्थी एवं सामाजिक कार्यकर्ता ऐसे अन्य गुणों का भी प्रदर्शन करते हैं जिनका उपयोग समूह के विकास के लिए किया जा सकता है। समूह अधिक जटिल कार्यक्रम चाहने लगता है तथा अपने संबंधों का विस्तार करने के लिए संस्था के अन्य समूह तक भी कार्य करता है। समूह के विकास के इस स्तर पर कार्यकर्ता की भूमिका अलग अलग हो जाती है। उनकी भूमिका का विस्तार होने लगता है तथा कार्यकर्ता यह जानने के लिए भी सजग रहता है कि समूह में निरंतर क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, समूह में निरंतर क्या क्या घटित हो रहा है, और वह सदस्यों को उत्तरदायित्व ग्रहण करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करता रहता है। अधिक गति से विकास पर वह रोक लगाता है, क्योंकि उसका यह विश्वास होता है कि समूह जिस कार्य को करने के लिए सबल है, जिस कार्य को करने के लिए सक्षम है, वह उससे अधिक कार्य सफलतापूर्वक कदापि नहीं कर सकता। अधिक तीव्र गति से समूह नियंत्रित भी नहीं हो सकता। इस अवस्था में अधिक लंबी अवधि के कार्यक्रम कार्यकर्ता आयोजित करता है तथा संगठन में जटिलता को प्रोत्साहित करता रहता है। अर्थात
कार्यक्रम में जटिलता आनी प्रारंभ हो जाती है। इस समय समूह की प्रारंभिक सफलता को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह सफलता भविष्य की सफलता के लिए भी अत्यंत आवश्यक होती है। कार्यकर्ता मुख्य रूप से समूह में उत्पन्न होने वाले नेतृत्व का भी निरंतर अध्ययन करता रहता है तथा नेतृत्व के विकास में भी समूह के सदस्यों की सहायता करता रहता है। वह उस समय बाहर से व्यक्तियों का भी निरीक्षण करता रहता है तथा उनकी सामूहिक कार्यों में रुचि बढ़ाने के लिए भी अंदर आकर निरंतर प्रयत्न करता रहता है। यहाँ पर एक बात भी विशेष महत्व की है कि समूह बहुत कम निरंतर विकास करता है तथा कार्यकर्ताओं को बिना किसी बाधा के आगे बढ़ाता है। उसका एक समय असफलता या बाधा का अवश्य होता है जिसमें उसकी क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती है। कार्यकर्ता ऐसे समय का मुख्य रूप से अध्ययन करता है तथा लंबी अवधि के कार्यक्रमों में विशेष रूप से इस बात का ध्यान भी रखता है कि वे कार्यकर्ता के रूप में कब आराम चाहते हैं, कब विश्राम चाहते हैं। बिना आराम के आगे कार्य करना नहीं चाहते हैं, इस बात का ज्ञान कार्यकर्ता के लिए भी आवश्यक हो जाता है। विकास का तीसरा स्तर बहुत महत्वपूर्ण होता है जब व्यक्ति स्थायित्व तथा परिपक्वता के गुणों को प्रदर्शित करता है, अधिक से अधिक संख्या में सदस्य क्रियाओं को संपादित करता है, उद्देश्यों को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करता है तथा कार्य का आकार अधिक से अधिक विस्तृत करता जाता है ताकि सदस्यों की योग्यताओं एवं क्षमताओं का पूरा उपयोग किया जा सके। समूह दूसरे समूहों से परिचय प्राप्त करना चाहता है। समूह अपना विस्तार करना चाहता है। समूह अपना दूसरे समूहों से तुलनात्मक अध्ययन भी करता है। इस अवस्था में फिर से कार्यकर्ता की भूमिका में एक बार परिवर्तन हो जाता है। अधिकांश उत्तरदायित्व समूह स्वयं ग्रहण करता है। समूह अपने उद्देश्यों का निर्धारण तथा कार्यक्रमों का विकास भी स्वयं करता है, जिसके परिणाम स्वरूप उद्देश्य प्राप्ति के लक्षण आते जाते हैं। सारांश में हम समूह विकास के 6 स्तरों की चर्चा कर सकते हैं। प्रारंभिक स्थिति में प्रथम बार व्यक्ति एक साथ एकत्रित होते हैं। दूसरी अवस्था में सदस्यों के कुछ सामूहिक भावना का विकास होता है, संगठन का रूप निश्चित होता है तथा कार्यक्रम निश्चित होकर प्रारंभ किए जाते हैं। शर्तों एवं नियमों का विकास होता है, उद्देश्य विकसित होते हैं तथा घनिष्ठता बढ़ती जाती है। घनिष्ठ सामूहिक भावना का विकास होता है तथा उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। रुचियों में कमी आती जाती है तथा सामूहिक भावना में भी कमी आती है। अंत में समाप्ति का स्तर आता है और समूह को विघटित कर दिया जाता है। मित्रों, सामाजिक कार्य समूह के बारे में आज इतना ही। अगली बार पुनः मिलेंगे तो हम आगे के विषय में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे समाज कार्य विषय पर आधारित ध्वनि कार्यक्रम समाज के अंग सामाजिक समूह। कार्यक्रम के विषय विशेषज्ञ और वार्ताकार थे डॉक्टर सुनील गोयल। उद्घोषिका थी अनुराधा। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण, संपादन और प्रस्तुतिकरण किया अमर बहादुर यादव ने। ये कार्यक्रम मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम निर्माण और शोध केंद्र EMPRC द्वारा निर्मित किया गया।